बताइए। हाँ क्या पूछ रहा था? ये जो इंसिडेंट रे बनाई है मैंने कहाँ बनाई है? हाँ व्हाइट बोर्ड पे बनाई है, बिल्कुल सही, व्हाइट बोर्ड की प्लेन सरफेस पे बनाई है। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ बनाई है? उसी प्लेन पे बनाई है, बोर्ड की प्लेन पे, और नॉर्मल भी बोर्ड की प्लेन पे बनाई है, यानी तीनों की तीनों एक ही प्लेन में है। यही इसका फर्स्ट लॉ है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे इंसिडेंट रे मैंने ऐसे बनाई, ऐसा तो नहीं हुआ कि रिफ्रैक्टेड रे ऐसे बाहर वाली किसी प्लेन पे आ गई या टेढ़ी वाली ऐसी किसी प्लेन पे चली गई, बोर्ड से बाहर निकल के आ गई, नहीं, बोर्ड की प्लेन पे ही गई। ये है फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ आपको पता है क्या? बताइए कि जैसे जैसे हम आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर भी बढ़ जाएगा। जैसे रे ऐसे ना लेके रे अगर हम ऐसे ले लें तो देखो आई बढ़ गया तो आर भी तो बढ़ेगा। जितना आई बढ़ेगा उतना आर बढ़ जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, आई बढ़ेगा आर बढ़ेगा, तो ये लॉ ये कहता है कि आई बढ़ेगा आर बढ़ेगा, लेकिन आई अपॉन आर का जो रेशियो है वो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नहीं, ये नहीं है। आई अपॉन आर का रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा। किसका? साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। आई बढ़ेगा अपने आप, जितना आई बढ़ा है उसी हिसाब से आर इतना बढ़ जाएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है किसी भी एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो मैं अगले टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है एयर से ग्लास में अगर जा रही है तो पता है इसका रेशियो हमेशा कितना आएगा? आई की कुछ भी वैल्यू डाल दो, आर अपने आप ऐसे सेट हो जाएगा कि sin i upon sin r का रेशियो विल ऑलवेज कम आउट टू बी 1.5। ऐसी अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो आई कुछ भी रख दो, अपने आप वैल्यू ऐसे सेट हो जाएगी आर की sin i upon sin r विल ऑलवेज कम आउट टू बी 1.33। ये वैल्यू हमेशा 1 पॉइंट रहेगी एयर से ग्लास के लिए, आई कुछ भी रख दो, इसलिए हम इसे कहते हैं कांस्टेंट रहेगा। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है हमेशा किसके इक्वल आएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो देखेंगे। फिलहाल इस लॉ को हम क्या भी कहते हैं, इसको जानते हैं दूसरे नाम से स्नेल्स लॉ। तो जल्दी से डायग्राम बना लो और लिख लो, पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और सेकंड में लिख लो ये, बहुत जल्दी जल्दी लिखो। ये ऐसी चीजें 10th क्लास में पढ़ चुके हो इसलिए मैं इसे डिक्टेट करके नहीं लिखा रहा हूँ, ना ही ये 12th के एग्जाम में पूछी जानी है, लेकिन पता होनी चाहिए, इसकी एप्लीकेशंस आगे आएंगी, इसलिए अपने वर्ड्स में जल्दी से लिख लो, बहुत जल्दी से कर लो। ठीक है, लिख लिया? चलिए अभी हेडिंग आई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हटा दूं क्या इसे? लिख लो। बात आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए प्यारे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद ना दो तरीके की होती है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पे जाऊं तो पहली बात इसको डिनोट करते हैं n से या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी जाती है कि भैया ग्लास की बताओ, वाटर की बताओ, अल्कोहल की बताओ, आइस की बताओ, किसी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी जाती है, लेकिन किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाय डेफिनेशन मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन मतलब है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कहने का मतलब ये कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है ग्लास की तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ऐसे अगर हमें पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब ऊपर हमेशा क्या ही आएगा, ऊपर हमेशा एयर में वेलोसिटी आएगी लाइट की, चाहे कोई भी मीडियम हो। ऐसे ही अगर हमें डायमंड की पूछी गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। एक बात मैं आपको बता दूं सच्चाई कि जैसे मैं ऊपर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लिख दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ऊपर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ली जाती है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम की लगभग बराबर होती है, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूं, हालांकि एक्चुअली में वैक्यूम ही ली जाती है। तो जैसे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की निकालने बैठूं तो मुझे इन दोनों की वैल्यू डालनी पड़ेगी। बताओ लाइट की स्पीड कितनी होती है एयर में, लिखते भी जाना साथ साथ में मौका मिलने पर, 3 × 10⁸, और जबकि ग्लास में कितनी होती है 2 × 10⁸। ये कट पिट के आंसर आ गया 3/2, जिसको डेसिमल में लिखें तो 1.5। देखो अभी मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आएगी, कैसे आएगी, ये इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आई 1.5 ये बिल्कुल किसके बराबर आ रही है, sin i अपॉन sin r के रेशियो के बराबर आएगी हमेशा। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है जिससे हम करके दिखा सकते हैं। फिलहाल ऐसी अगर वाटर की वैल्यू निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो ऊपर एयर में वेलोसिटी लेंगे 3 × 10⁸, जबकि वाटर में कितनी होती है 2.25 × 10⁸। ये कटेगा, आंसर 3/2.25 आएगा, तो पॉइंट हटा के 100 करेंगे, काट पीट के 75 से, ये आ जाएगा 4/3, जिसे हम लिख सकते हैं 1.33। ऐसे ही अगर मैं डायमंड की निकालूं तो वेलोसिटी ऑफ एयर तो मालूम है, वेलोसिटी इन एयर, लेकिन डायमंड में मुझे नहीं मालूम वेलोसिटी लाइट की कितनी होती है, जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगी डिवाइड करके वो याद रहेगा, ये वैल्यू वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कितनी 2.42। ये डायमंड की मैंने स्पेशली इसलिए लिखी है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कोई सब्सटेंस है तो वो कौन है, डायमंड। डायमंड हैज गॉट हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही वजह है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से ये इतना ज्यादा शाइन करता है, इतना ज्यादा शाइन सिर्फ इसी वजह से करता है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से ये शाइन क्यों करने लगता है, ये एक आगे का मसला है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस में हम बताएंगे। फिलहाल ऐसे ही अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं एयर की, तो बताओ एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, है बेटा वेलोसिटी, एक तो ऑफ मत बोलो, जल्दबाजी में हम बोल देते हैं यहाँ एयर की और वाटर की वेलोसिटी नहीं ली जा रही है, वेलोसिटी लाइट की ली जा रही है एयर में और वाटर में। हाँ तो क्या है ऊपर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एक्चुअली में ऊपर क्या लेते हैं, एक्चुअली में ऊपर वैक्यूम लेते हैं और नीचे मीडियम लेते हैं। कौन सा मीडियम है, एयर की निकालनी है तो एयर होगा, ठीक है। अगर हम अप्रोक्सीमेट लें तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, कट के कितना आएगा 1, लेकिन असलियत ये है कि एयर में वेलोसिटी जो होती है वो वैक्यूम वाली वेलोसिटी से थोड़ी सी कम होती है। वैक्यूम में होती है 3.3 × 10⁸, जबकि एयर में होती है 2.99 समथिंग होती है। इसे डिवाइड करें तो ये निकल के आएगा 1.0003। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होती है जिसे अप्रोक्सीमेटली हम 1 लिख सकते हैं। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में एयर की एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 1.0003। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन बात ये आई कि सर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन तो बना दी कि किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, इसका मतलब एयर में कितनी वेलोसिटी है और उस मीडियम में कितनी वेलोसिटी है उसके रेशियो निकाल के दे देते हैं कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, ग्लास की इतनी है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ गई तो इससे करें क्या? अगर हमें पता चल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो क्या करें? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इससे हमें क्या पता चल रहा है? क्या उखाड़ ले रहे हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हमें? तो sin i upon sin r का रेशियो 1.5 आएगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये होने से हमें क्या पता चलता है वो मैं बता रहा हूँ। जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मालूम है कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट जब उस मीडियम में जाएगी
तो कितना बेंट होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखिए एयर से वाटर में जा रही है लाइट, और यहाँ पे एयर से ग्लास में जा रही है, बताइए किधर बेंट होगी ये लाइट एयर से वाटर में जाने पर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए जाना इसे ऐसे था, ये लीजिए बेंट करा दी टूवर्ड्स द नॉर्मल। एयर से ग्लास कहाँ बेंट होगी, यही वाली लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये लीजिए जाना इसे ऐसे था, ये लीजिए बेंट हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। दोनों टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुई हैं, लेकिन डिफरेंस देख रहे हो? क्या डिफरेंस है? इस ग्लास में लाइट ज्यादा बेंट हुई है, देखो इसमें सिर्फ इतनी सी बेंट हुई, जबकि इसमें इतनी ज्यादा बेंट हो गई। ये किस चीज से पता चलेगा कि ज्यादा बेंट होगी कम बेंट होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अमाउंट ऑफ बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थी तो ये कम बेंट हुई, और वो ज्यादा बेंट होगी। तो ये सिग्निफिकेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि इट टेल्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ बेंडिंग। जल्दी जल्दी इसे लिख लो, फिर मैं आगे का बताता हूं। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। अगर सही से समझते जाओगे तो सारी चीजें जितनी भी मैं एक एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं, हर छोटी बात अगले टॉपिक से तो रिलेटेड है ही है, अगले चैप्टर से भी रिलेटेड है। इसलिए ध्यान से समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पीछा नहीं छोड़ेगी पूरे चैप्टर में और पूरी यूनिट में। इस यूनिट के जितने भी चैप्टर्स हैं रे ऑप्टिक्स में, सब जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भरी पड़ी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कम से कम नहीं तो फॉर्मूले हैं 8 तो फॉर्मूले होंगे ही होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जिसमें से 2 फॉर्मूले अभी पढ़े हमने। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? साइन ओवर साइन। और दूसरा फॉर्मूला ये है। अभी देखो इसके अलावा कितने फॉर्मूले आने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है प्यारे, नोट कर लिया? कर लो जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो बात आई कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये लिख लिया आपने। अब बात ये आई, ये आप देखिए जरा, जैसे ग्लास की मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं, ये लीजिए यहाँ पे, ये ग्लास है, ये एयर है। ठीक है, लाइट रे यहाँ पर एयर से ग्लास में जा रही थी, तो ये लीजिए, ये लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही थी, कहाँ बेंट होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई। ठीक है, लाइट एयर से ग्लास में आने की बजाय अगर वाटर से ग्लास में आ रही है तो कहाँ बेंट होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होगी। वाटर रेयरर है, ग्लास डेंसर है, यहाँ भी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। लेकिन क्या एग्जैक्टली उतनी ही बेंडिंग होगी जितनी यहाँ बेंट हुई है? नहीं भैया, बेंडिंग कितनी होगी मीडियम पे भी तो डिपेंड करता है। यहाँ एयर से ग्लास में आ रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पर ज्यादा बेंड करेगी या कम बेंड करेगी? सेकंड केस में कम बेंड करेगी, कम बेंड करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ एयर और ग्लास है, एयर की 1 होती है, ग्लास की 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर की 1.33 है और ग्लास की 1.5 है। यहाँ ज्यादा डिफरेंस है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उतनी ज्यादा बेंड। डिफरेंस कम है तो उतनी कम बेंड करेगी, उतनी कम बेंड करेगी। देखिए यहाँ पे ज्यादा इधर आ गई है, जाना था ऐसे ऐसे, ज्यादा बेंड हुई, जबकि यहाँ पे कम बेंड हुई। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो भैया यहाँ पे भी ग्लास में एंटर करी है, यहाँ पे भी ग्लास में एंटर करी है, लेकिन एक बात ये है कि जब दोनों ग्लासेस में ही आई है, लेकिन एक में कम बेंड हुई है, एक में ज्यादा बेंड हुई है, तो ग्लासेस की दोनों केस की क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगी? नहीं, किस केस की ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फर्स्ट केस की ज्यादा होगी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट केस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी सेकंड केस से। तो भैया ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बैठे हो, ये कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली है? निकाली तो ग्लास की है, लेकिन ग्लास की ये वाली निकाली है या ये वाली निकाली है? फर्स्ट वाली। देखो क्या है, ये सारी की सारी जितनी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज हमने निकाली हैं, इसमें ये मानते हुए निकाली हैं कि लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। जब ये वाला जो हम फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें ऊपर एयर नीचे ग्लास लिखते हैं, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकलती है, ये उस मीडियम की किसके रेस्पेक्ट में निकलती है?
एयर के रेस्पेक्ट में निकलती है। तो ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में होती है, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एब्सोल्यूट का ए और एयर का ए, तो एयर के रेस्पेक्ट में जो होती है उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। लेकिन अगर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया तब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, वो हम निकालने जा रहे हैं। और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ पा रहे हो? एयर के रेस्पेक्ट वाले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो 1.5 है ये ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो इसे ऐसे लिखेंगे ए म्यू जी, ये मानते हो कि एयर से ग्लास में जा रही है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाटर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू म्यू जी। ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, इसका फॉर्मूला हमने निकालना है। इसे बताओ पढ़ेंगे कैसे? इट इज रेड एज, रेड कैसे करेंगे? इट इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर और क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या मेरी बात समझ गए? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ पा रहे हो? डब्ल्यू म्यू जी का मतलब है वाटर से ग्लास में जा रही है, लेकिन पढ़ेंगे जब तो बाद वाला पहले बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बात समझे नहीं समझे? इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? रिलेटिव। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं रिलेटिव, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया जिससे लाइट आ रही है तो उसे रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये बताइए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी ये किस, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? ये वाली एब्सोल्यूट है। कैसे पता चलेगा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर की? यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए। तो ये किसके? एयर के रेस्पेक्ट में है, तो इसे एब्सोल्यूट। लेकिन अगर ए नहीं भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि किसके रेस्पेक्ट में है? एयर के रेस्पेक्ट में है। तो अगर एयर के रेस्पेक्ट में है, एयर से आ रही है तो एयर लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे मीडियम से आ रही है तो किससे आ रही है तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो? जल्दी से नोट लो। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो अभी हेडिंग डालिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सी बात है, अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है तो जहां भी बेंड करेगी हम इसे लिखेंगे डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए म्यू जी का क्या था? वेलोसिटी ऑफ एयर मत बोलो प्यारे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वही इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, ये इसका फॉर्मूला। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसके चलो अगर वैल्यू निकालनी हो तो वाटर में क्या होती है वेलोसिटी? 2.25 into 10 to the power 8। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है? 2 into 10 to the power 8। कितनी आ गई? 1.125 काट पीट के। तो देखो यहाँ जो हम निकालने वाले थे ये 1.125 आएगी, ये 1.5, ये 1.125, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए बेंच भी कम हुई। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ये बताओ मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसी होगी हमेशा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर हमेशा एयर आता है, ऊपर हमेशा एयर आता है, नीचे मीडियम आता है। ऑब्वियसली एयर में वेलोसिटी किसी भी मीडियम की वेलोसिटी से ज्यादा ही होगी। मीडियम में जाओगे तो वेलोसिटी कम होगी ही होगी, 3 into 10 to the power 8 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। ऊपर तो 3 आएगा ही आएगा, नीचे तो 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। नीचे हमेशा छोटी क्वांटिटी होने का मतलब बड़ी से छोटी को डिवाइड करोगे तो हमेशा
हमेशा वन, नहीं बेटा, पॉजिटिव फ्रैक्शन तो पॉजिटिव होगा ही, बात 1 से ग्रेटर या 1 से लेसर की बात है। आप पॉजिटिव कह रहे हो, पॉजिटिव का मतलब कह रहे हो 0 से ज्यादा, 0 से कम तो वैसे ही नहीं होगी कोई, 0 से कम थोड़ी हो जाएगी, माइनस में थोड़ी हो जाएगी। बात आ रही है 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम? 1 से ज्यादा। क्या मेरी बात समझ गए? ठीक है, 1 से ज्यादा ही होगी, और 1 से ज्यादा होने का मतलब किसी भी मीडियम में लाइट अगर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो। चलो अच्छा वो बात बता रहा हूं इसके बाद। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया 1 से ज्यादा भी हो सकती है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम भी हो सकती है। ऑब्वियसली एक ऊपर वेलोसिटी है, एक नीचे वेलोसिटी है, कोई भी ज्यादा हो सकती है, कोई भी कम हो सकती है। एयर तो नहीं है ना यहाँ, कोई भी ऊपर वाली ज्यादा, नीचे वाली ज्यादा, कोई भी हो सकती है। बताओ अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या, जैसे ये ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इससे क्या पता चलेगा ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 में क्या डिफरेंस होगा? बिल्कुल, ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। यहाँ लिख लो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर लेस देन 1 है तो बेंड्स हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जैसे अगर आप W म्यू G की जगह G म्यू W निकालो तो बताओ G म्यू W का क्या फॉर्मूला होगा? VG अपॉन VW। VG होता है 2 और VW होता है 2.25, तो ये तो 1 से छोटा ही आएगा ना, यानी ग्लास से 1 से छोटा आएगा तो कहाँ बेंड होगी? वैसे भी ग्लास से वाटर में जाए, ग्लास से वाटर में तो ग्लास डेंसर है, वाटर रेयरर है, डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मली तो बेंड होगी। तो आप डायरेक्ट बस ये याद करिए ग्रेटर देन 1 यानी टुवर्ड्स, लेस देन 1 यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए। कोई परेशानी? ठीक है, फिर बात आई आपकी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये लिख लो, नोट कर लो। तो 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई 2 से, एक साइन आई होगा साइन आर, एक एब्सोल्यूट का और एक रिलेटिव का। ठीक है, अब देखो एक नया फॉर्मूला और आने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। It states that the path of the light ray is reversible. It states that the path of the light ray is reversible. It states that the path of the light ray is reversible. It states that the path of the light ray is reversible. कहने का मतलब ये है कि अगर एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, एयर से वाटर में आ रही है लाइट, कहाँ बेंड होगी? बोलो जल्दी। टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये लो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल I, ये एंगल R। जरा बताना A म्यू W का क्या फॉर्मूला होगा? VA अपॉन VG। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ मैं मिरर रख दूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं इस तरीके से कि रे रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर है, तो मिरर से टकरा के लाइट रे कहाँ जाएगी? मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो वापस जाती है ना सेम पाथ पे। तो सेम पाथ पे जब ये वापस जाएगी, ये लो जो डबल एरो से दिखा रहा हूँ, तो अब ये वाटर में से आ रही है, वाटर में से जब एयर में जाएगी तो कहाँ बेंड होगी? वाटर से एयर कितना अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे, ये जाना ऐसे ऐसे था, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन कितना अवे फ्रॉम नॉर्मल? एग्जैक्टली उतना ही जितने से आई थी। जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस जाएगी। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये लाइट का पाथ रिवर्सिबल होता है, जहां से आई आगे गई, अगर उसको लौटा दें तो अपना बिल्कुल पाथ उल्टा फॉलो कर लेगी।
लेकिन इससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। पहली जो एयर से वाटर आ रही थी उसके लिए ये फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर के लिए ये था, एंड फॉर वाटर टू एयर के लिए क्या होगा, W म्यू A। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इन दो इक्वेशंस को क्या करें, जल्दी बताओ, डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने से बहुत कुछ होगा। A म्यू W इंटू W म्यू A इज इक्वल टू VA अपॉन VW इंटू VW अपॉन VA। VA कट गया, VW कट गया, ये लो A म्यू W इंटू W म्यू A इज इक्वल टू 1, which implies that कि W म्यू A इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन A म्यू W। देख रहे हो, इधर W A लिखा है, W म्यू A, जबकि इधर लिखा है A म्यू W। एग्जाम्पल के तौर पे इसका मतलब ये आ गया, वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एग्जाम्पल 2 म्यू 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 म्यू 2। समझ पा रहे हो, 1 अपॉन 1 म्यू 2 इन न्यूमेरिकल्स में या आगे डेरिवेशंस में यूज होएगा। ठीक है, कर लीजिए। जैसे ये देखिए W म्यू G के बाद मैंने इधर G म्यू W निकाला था। अगर ये वैल्यू पता है तो ये डायरेक्ट निकाल सकते थे आप। बताओ G म्यू W का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 अपॉन W म्यू G। बात समझ गए, नहीं समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह लगने वाला है, बहुत जगह लगने वाला है। तो चौथा फॉर्मूला आ गया। चलिए, तो आज के लिए इतना है। अगले मंडे पे टेस्ट है, अगले मंडे, अभी कल हुआ था ना, तो ठीक है, मंडे किस चीज़ का, चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड। हाँ, यूनिट नहीं, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल से पहले का यानी गॉस थ्योरम तक का इलेक्ट्रिक, जिसमें पहला चैप्टर है कूलम्स फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा गॉस तक का। समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। और हाँ, आप लोग आते हो 5:15, तो जैसे टेस्ट है तो जल्दी भी आ सकते हो, 4:30। हाँ, नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। यू में प्रोसीड नाउ। और हाँ, 1 मिनट,